brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण, साथ में हैं अंशुमन तिवारी जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूं दर्पण। खर्चा पानी के इस विशेष संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है। कल अवकाश था आर्थिक गतिविधियों का, इसलिए कल खर्चा पानी आपके बीच उपस्थित नहीं हुआ। आज हम कई सारी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके सामने हैं। जी सर, आज लाइनअप में बहुत सारी खबरें हैं, तो पहले आपको लाइनअप बता देते हैं। पहली खबर है पेट्रोल डीजल और उससे जुड़ी एक्साइज ड्यूटी को लेकर, और इसी के साथ एक और एस्पेक्ट है पेट्रोल डीजल का, वो लेंगे। दूसरी खबर मौसमी है, मतलब इस बार के मानसून और उसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर। और तीसरी खबर जो है वो ई कॉमर्स से जुड़ी हुई है। अंशुमन जी, पहली खबर पे आते हैं या पहली चर्चा पे आते हैं। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो पेट्रोल डीजल की जो खबर की जो हम बात कर रहे हैं, चर्चा की बात कर रहे हैं। एक तो डोमेस्टिक एस्पेक्ट है, जहां पे एक्साइज ड्यूटी को लेके जो सरकार ने कहा है कि एक्साइज ड्यूटी का कैलिब्रेशन इसलिए किया गया है क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना है। और इसका दूसरा पार्ट है कि पेट्रोल डीजल या क्रूड ऑयल जो है विदेश उसके दाम काफी बढ़ गए हैं, 5% तक बढ़ गए हैं। कुछ दिनों पहले हम ये स्पेकुलेशन लगा रहे थे या उम्मीद जता रहे थे कि शायद पेट्रोल डीजल के दाम उतने ना भी घटे तो कुछ घटना शुरू हो जाए। तो इन दोनों खबरों को अगर एक साथ लेते हैं तो कैसे देखते हैं आप? दर्पण, दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। भारत के बाजार में पिछले 3-4 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी थमी हुई है, और इससे जो चर्चा या जो अंदाज लगाए जा रहे हैं वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई। ये गिरावट ओपेक देशों के बीच हुई सहमति के कारण आई, जिस पर हमने खर्चा पानी में विस्तार से चर्चा की थी और ये बताया था कि दुनिया के तेल उत्पादक देशों के और उनके कार्टेल के बीच में सहमति किस तरह से बनी है। लेकिन ये सहमति के बाद जो गिरावट थी वो बहुत स्थायी नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का रुख कल से फिर शुरू हो गया, यानी कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी। और अब ब्रेंट कल शाम तक की स्थिति में करीब 4.2% ऊपर था, 72.33 के आसपास था, और WTI करीब $67 पर बैरल के पास था। WTI की कीमत हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रखती, क्योंकि भारत के जो बेंचमार्क क्रूड है वो ब्रेंट है। ब्रेंट की कीमत को समझना जरूरी है। 75 के पार से ब्रेंट की कीमत लौटी थी और 70 से नीचे तक गई थी। लेकिन हमने पिछले संस्करण में चर्चा में कहा था कि कच्चे तेल की कीमत किसी भी स्थिति में फिलहाल अभी 65 से नीचे जाने की संभावना नहीं दिखती, और 72-73 के आसपास आकर टिक जाएंगी। तो बाजार की जो स्पेकुलेटिव फोर्सेज हैं उन्होंने फिर दबाव बनाया, और अब तेल की कीमतें वही 72-73 के आसपास आकर टिक गई हैं। ओपेक देशों के समझौते को बाजार ने डाइजेस्ट कर लिया है। उत्पादन में जिस बढ़ोतरी के संकेत हैं, उस बढ़ोतरी के आधार पर बाजार ने बाद में मांग और सप्लाई का मीजान अपने लेवल पर लगा लिया है। ये पहली खबर है। दूसरी खबर, जो कि सरकार ने कल संसद को यह कहा और ये स्वीकार किया कि पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि बुनियादी ढांचे के लिए और जरूरी विकास के कामों के लिए पैसा चाहिए। ये बहुत स्थापित सा, रटा रटाया सा, ट्राइड एंड टेस्टेड तर्क है जो सरकारें पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ाते हुए हमें देती हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले साल में सरकार ने करीब 88% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की है अपने रिकवरी में। जो मेरे पास एग्जैक्ट डेटा है वो 3.35 लाख करोड़ रुपए का एक्साइज कलेक्शन 31 मार्च को जो खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर था उसमें किया गया, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी रिकॉर्ड हाई पर थी। इसे दो संकेत दिए हैं। एक तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी नहीं होने वाली, यानी एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी नहीं होने वाली। दर्पण, इसका मतलब है कि वैट में भी कोई कमी नहीं होने वाली, यानी राज्य भी किसी भी परिस्थिति में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की परिस्थिति में नहीं है। सवाल इस बात पर उठते हैं कि सरकार आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कितने तरीके के टैक्स लेती है, कितने तरह से अलग अलग तरीके से टैक्स लगाती है। क्या यह जरूरी है और अनिवार्य है इस समय जबकि लोगों की आय घटी हुई है, मंदी है, तब महंगाई बढ़ाने के लिए टैक्स का सारा बोझ पेट्रोल डीजल पर डाल दिया जाए, फ्यूल को इतना महंगा कर दिया जाए कि हर चीजें महंगी हो जाएं? ये इसके पीछे कौन सा आर्थिक तर्क है? सरकार से शायद संसद में अगर संसद चलेगी तो उससे ये प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन कल फिर सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी जस्टिफाइड है। यानी हमारे आपके खर्चा पानी के लिए दर्पण इसके दो मतलब निकलते हैं। एक, कच्चे तेल की कीमतें वापस 72-73 के आसपास पहुंच रही हैं, यानी कोई कमी होने की गुंजाइश
फिलहाल नहीं है, यानी जिन्हें लगता है कि भारत में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होगी, उसकी गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती कि क्रूड वापस भारत के कंफर्ट लेवल से काफी ऊपर चला गया है। दूसरी चीज ये कि सरकार भी फिलहाल अभी कोई स्पेस देने के पक्ष में या हक में नहीं दिखती। सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर रिकॉर्ड हैवी टैक्सेशन को जस्टिफाई कर रही है, वास्तविक बता रही है, उसकी हिमायत ले रही है। तो यदि आपने ये मान रखा हो कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी, तो फिलहाल अभी उसकी उम्मीद छोड़ दीजिए। तो ये उम्मीद फिलहाल हम छोड़ सकते हैं, कम से कम जैसा कि पिछली बार भी अंशुमन जी आपने कहा था कि चाहे कितनी बाहर से अच्छी खबरें प्रथम दृष्टया लगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। तो वही चीज होती हुई अभी दिख रही है। अंशुमन जी, दूसरी खबर की ओर को चलते हैं। बचपन में हमने पढ़ते आए हैं कि भारत की जो कृषि है वो मॉनसून आधारित है, और साथ ही साथ एक चीज और भी सुनते हैं, दूसरी चीज उतना अभी वैलिड है या नहीं, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है कमोबेश। इस वक्त मॉनसून को लेके थोड़ी चिंताएं जताई जा रही है, कहा जा रहा है, हालांकि स्पेकुलेशन ये किए जा रहे हैं कि बाद में कुछ दिनों बाद भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा मॉनसून जो है वो पैची बताया जा रहा है, और अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्प्रभावों के बारे में बात की जा रही है। तो उस बारे में अगर आप बता पाएं कि क्या क्या चल रहा है अंशुमन जी। दर्पण, आज सुबह मैं किसी से चर्चा कर रहा था, और ऐसे ही अनौपचारिक रूप से मानसून से जुड़ी हुई, और वो कुछ स्नैक्स खा रहे थे। तो हमने उनसे कहा कि जो आप स्नैक्स खा रहे हैं दाल के, ये 3-4 महीने बाद महंगे हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है? हमने कहा इसकी जिम्मेदारी ऊपर वाले पर है, रेन गॉड पर है, मानसून पर है। तो बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा बस यही अर्थव्यवस्था को समझने का तरीका हो सकता है, क्योंकि मानसून के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि फिलहाल इस सीजन में करीब जो सामान्य से 6% कम रेनफॉल हुआ है अभी तक का जो पैटर्न हमारे पास आ रहा है। खरीफ की फसलों की बुवाई का रकबा घट चुका है, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, करीब 11% की कमी आई है। मानसून के जो आंकड़े बता रहे हैं लगभग जिस तरीके की मानसून की प्रगति है दर्पण, इस हिसाब से खरीफ की बुवाई के रकबे में सीजन कंप्लीट होने तक 12% की कमी आ सकती है। अब इसका रिश्ता आपकी दालमोट से कैसे है? इसका रिश्ता आपके स्नैक से कैसे है? इसे समझने से पहले एक और छोटा सा आंकड़ा समझ लेना जरूरी है कि भारत के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, यानी उत्तर पश्चिम इलाके में, मानसून का रेनफॉल सामान्य से करीब 15% कम रहा है, और सेंट्रल रीजन में बरसात सामान्य से 10% कम रही है, और जो सदर्न पेनिनसुला में का जो लेवल है वो भी करीब 20% कम है। यानी अगर आप इस मानसून में जो सबसे प्रमुख फसल पैदा करने वाले इलाके उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के हैं, जहां से हम खरीफ की बड़ी खराब देखते हैं, वहां मानसून की स्थिति कमजोर है, खराब है, सामान्य से नीचे है। अभी कुछ थोड़ा सा समय बचा है, लेकिन फसलों का एक चक्र खत्म हो गया। यानी अब लेट सोइंग करके और उसे बेचने की जो संभावना है वो किसान देखेंगे, लेकिन किसानों के लिए एक चक्र खत्म हो गया है। और इसलिए पैची मानसून या जो मानसून की नरमी है, इसने बाजार में 3-4 बड़े संकेत दिए हैं। पहली चीज तो ये कि आपकी दाल और दालमोट महंगी हो जाएगी, और इसका असर बड़े पैमाने पर खरीफ की उन फसलों पर पड़ेगा जिनके कारण महंगाई बढ़ती है। खरीफ भारत में महंगाई बढ़ाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसल है। भारत में महंगाई जिन चीजों की बढ़ती है वो हमेशा उससे जुड़ी होती हैं जो खरीफ से प्रभावित होती हैं, चाहे वो दाल हो या तिलहन हो या चीनी हो। चीनी तो अब महंगाई वाले दायरे से बाहर निकल चुकी है, पर जो दाल और खाद्य तेल जो भारत में महंगाई के सबसे वीक पॉइंट हैं या सबसे कमजोर कड़ियां हैं, उनमें उनका बड़ा हिस्सा खरीफ से प्रभावित होता है। तो एक तो जो संभावना दिखाई दे रही है, जो कृषि मंत्रालय से आंकड़े हमको मिल रहे हैं, जो बाकी बाजारों से आंकड़े मिल रहे हैं, उस हिसाब से अगर 12% सोइंग कम होती है, यानी पिछले साल से 12% बुआई कम होती है, तो बाजार के लिए स्पष्ट संकेत है कि उतनी दाल बाजार में नहीं होगी, उतना तिलहन बाजार में नहीं होगा, या तो भारत को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और आयात करने की परिस्थिति में भी कीमतें बढ़ेंगी। एक संकेत कमजोर मानसून का हमें यह दिखाई दे रहा है। दूसरा जो संकेत कमजोर मानसून का है वो थोड़ा और ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि मानसून की कमी के बीच में डीजल की कीमतें बुरी तरह बढ़ी हुई हैं। बारिश न होने के कारण इतनी महंगी सिंचाई करने की क्षमता बड़े किसानों में है, छोटे किसानों में नहीं है।
क्योंकि वो जो खासतौर से धान या जो बाकी ऐसी फसलें हैं जिनको काफी पानी चाहिए होता है, उनकी सिंचाई की लागत उठाना छोटे और सीमांत किसानों के बस का नहीं है, जब वो किराए पर सिंचाई ले करते हैं या किसी ट्यूबवेल से, नलकूप से सिंचाई लेते हैं। खरीफ की टोटल गणित में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खरीफ की फसल का लड़खड़ाना छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा मारता है, क्योंकि उनके लिए ही इसमें सबसे ज्यादा ऐसी फसलें उगाने का मौका होता है जिससे वो आय अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो वो गेहूं की जो फसल उगाते हैं वो उनके भोजन के लिए, उनकी जीविका के लिए या उनकी सब्सिस्टेंस की फार्मिंग होती है। तो इससे दूसरा जो खतरा दिखाई दे रहा है वो ये कि रूरल एरिया में, जिसमें हमने पिछले साल भी काफी गरीबी बढ़ती हुई देखी, तमाम आंकड़े आए हमने अर्थात और खर्चा पानी में चर्चा भी की, ताजे आंकड़े भी आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में खराब मानसून का असर छोटे और सीमांत किसान, जो कि 90% हैं, लगभग 90% के आसपास छोटे और सीमांत किसान हैं भारत के टोटल एग्रीकल्चर के या कृषि के पूरे, उनके लिए ये कमजोर मानसून चुनौती बनेगा। और इसका असर हमें आने वाले कुछ महीनों में कई सारी फसलों की, हमारे खाने पीने की चीजों पर जिनका हमने जिक्र किया, उनकी कीमतों पर दिखाई देगा। और इसके अलावा रूरल एरिया से निकलने वाली बहुत सारी कंज्यूमर डिमांड पर, जिसमें स्टील है, जिसमें सीमेंट है, जिसमें पेंट है, जिसमें बाइक्स हैं, जिसमें गारमेंट हैं, जिसमें सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनकी डिमांड पर भी असर दिखाई देगा। ये मानसून चिंता डालने वाला है, और खासतौर पे मानसून की कमजोरी उस समय आई है जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत गहरी मंदी में थी और एक और फेज मंदी में गुजर रही है। अंशुमन जी, मैं निजी रूप से कृषि से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक चीज को आपके सेकंड करता हूँ कि जो खरीफ की फसल है, क्योंकि मैं अभी कुछ लेख पढ़ा था, एक मैंने ट्रांसलेशन वगैरह भी किया था उससे, कि वो महंगाई बढ़ाने में उसका एक अलग तरीके का योगदान होता है, क्योंकि उसमें जो फसलें उगाई जाती है। ये ग्रामीण इकोनॉमिक्स से सीधे चलते हैं सर, कॉस्मोपॉलिटन तीसरी जो खबर है, मैं बिल्कुल इसको ये नहीं कहूंगा कि ये ग्रामीण से जुड़ी हुई है, लेकिन एक प्रथम दृष्टया जो लगती है, कॉस्मोपॉलिटन फाइनेंस की ओर या कॉस्मोपॉलिटन अर्थशास्त्र की ओर को चलते हैं। खबर जुड़ी हुई है ई कॉमर्स को लेकर। सर, सरकार ने ई कॉमर्स के लिए कुछ नए रूल प्रपोज किए हैं, जिसमें जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनको कुछ आपत्तियां या उनके कुछ सवाल या उनके कुछ प्रपोजल्स हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम जैसे ग्राहक कहाँ ठहरते हैं, मेरे लिए ये जानना आवश्यक है, और मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए भी। अंशुमन जी, ये आखिरी खबर दर्पण खर्चा पानी की। भारत के बाजार में ई कॉमर्स कंपनियों और सरकार के बीच एक दिलचस्प रसाकशी शुरू हो गई है। रसाकशी 1995 से चल रही है। हमने वो दौर भी देखा था जब भारत में कंपनियां बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर सेल लगाती थी, फ्लैश डिस्काउंट देती थी और लोग एक के बजाय 5 चीजें खरीदते थे। धीमे धीमे सरकार को के ऊपर घरेलू उद्योगों का दबाव बढ़ा, कुछ थोड़े स्वदेशी के आग्रह बढ़े और ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर नियमों के नए नियमों का चक्र बनाया जाने लगा। ये थोड़ा पुरानी बात है। अभी सरकार ने कुछ नियम जारी किए हैं विचार के लिए, जो बाद में शायद कानून में या रेगुलेशन में बदले जाएंगे। उसमें ई कॉमर्स कंपनियों को जो आजादियां मिली हैं, जो सुविधाएं मिली हैं, या जो कारोबारी फ्रीडम है, उनको काफी सीमित और संतुलित किया गया है। ज्यादा विस्तार में जाने से बेहतर है कि हम ये सजेस्ट करें कि आप खर्चा पानी की प्लेलिस्ट पर चले जाएं। हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट के साथ जब इसको पोस्ट करें तो उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं कि उस ई कॉमर्स के जो गाइडलाइंस आई थी उनमें क्या था। अभी जो 2 बड़े विवाद हैं, जो उन 2 बड़े विवादों में ई कॉमर्स कंपनियां भारतीय उपभोक्ताओं के हित को सामने लाकर सरकार पर से ये कह रही हैं कि इन नियमों से उपभोक्ताओं के हित प्रभावित होंगे। सरकार की तरफ से, सरकार इस समय जिस नजरिए से सोच रही है वो विशुद्ध रूप से घरेलू उद्योगों, व्यापारियों और छोटे ट्रेडर्स को ई कॉमर्स के पूरे विस्तार से प्रोटेक्ट करने का, और यही सरकार का अभूतपूर्व डिलेमा है या दुविधा है, जिसने भारत में ई कॉमर्स के पूरे स्ट्रक्चर को जबरदस्त अनिश्चितता में धकेल दिया है। 1995 से लेकर अभी 2015 से लेकर अभी तक हम देखते चले आ रहे हैं कि नियमों में इतनी तेज बदलाव हो रहा है कि समझना मुश्किल हो रहा है कि ई कॉमर्स किस तरफ जाएगा।
सरकार ने कंपनियों से फ्लैश सेल बंद करने के लिए कहा है। सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वो खुद उत्पादन करके अपना सामान नहीं बेच सकती अगर वो मार्केट प्लेस सेलर हैं। यही काम अमेजन के साथ अमेरिका में भी हुआ है। तो भारत ने इस तरह से, अमेरिका में भी यही नियम बनाए गए हैं कि यदि आप सामान बेच रहे हैं तो सामान के उत्पादक नहीं हो सकते इस तरीके के नियम। उसमें एक और प्रोविजन है जिस प्रोविजन को फॉल बैक लायबिलिटी कहा गया है। उस लायबिलिटी के तहत यह है कि अगर सामान सही नहीं मिलता है मार्केट प्लेस से तो उसकी जिम्मेदारी सेलर पर या मार्केट सेलर पर आएगी। इसकी प्रावधान की भाषा पर ई कॉमर्स कंपनियों को आपत्ति है और उन्होंने कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को अभी एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। वो विदेशी निवेश लेकर यहां आई हैं। इस प्रावधान पर पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ लोग क्या सोचते हैं, लोगों को क्या महसूस होता है कि भारत में वे फ्लैश सेल्स और डिस्काउंट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बंद हो जाना चाहिए? क्या इसका सबका कोई मतलब नहीं है? सामान्य रूप से सिर्फ उतनी ही जरूरत है कि हमको हमारे घर सामान पहुंचा दें पर हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिले। लोकल सर्किल ने एक सर्वे किया, उस सर्वे के आंकड़े हमारे सामने आए। वो भी जानना जरूरी है कि लोग क्या सोच रहे हैं, उपभोक्ता क्या सोच रहे हैं। उसमें उस सर्वे में उनका मानना यह था, लोकल सर्किल के सर्वे का, कि लगभग 72% लोगों ने उस सर्वे में यह कहा कि ये ई कॉमर्स प्रोडक्ट पर जो डिस्काउंट बंद करने का या फ्लैश सेल बंद करने का फैसला है ये उचित नहीं है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को मिलने वाली सस्ती चीजें, उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ प्रभावित होंगे। ये भारत की सबसे दिलचस्प और ऐसी बहस है जो दोनों तरफ झुक जाती है। यदि आप किसी ट्रेडर के नजरिए से देखें तो आपको ई कॉमर्स कंपनियां उनके हक मारती हुई दिखाई देंगी, पर उसी ट्रेडर के घर में बैठा हुआ कोई कंज्यूमर होगा, वो ई कॉमर्स कंपनी पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेगा उसी के घर से, या वही करेगा। अब इस डिबेट में अभी 21 तारीख को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को ने जो चेंज प्रपोज किए थे कि 21 जून को, उसमें फ्लैश सेल्स बैन करने का प्रस्ताव भी मौजूद था। इस परिस्थिति में सरकार को ये डिसाइड करना होगा, नियमों के तौर पर ये डिसाइड करना होगा कि वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट और ट्रेडर्स के इंटरेस्ट के बीच में संतुलन, तालमेल कैसे बनाती है। ये वैसी ही बात है जिस पर अभी मैं एक पहली खबर से पहले चर्चा कर चुके हैं कि आप उत्पादक और उपभोक्ता के हित में कैसे संतुलन बनाते हैं। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं। सरकार की जिम्मेदारी यही होती है कि वो बैलेंस बनाए कि किसानों को फसल की सही कीमत मिले और उपभोक्ताओं को महंगाई न झेलनी पड़े। ये जो नेटवर्क है, ये जो सिस्टम है, ये जो तंत्र बनाना, इसीलिए सरकारें चुनी जाती हैं, इसीलिए रेगुलेटर बनाए जाते हैं, इसीलिए कानून बनाए जाते हैं, इसीलिए संसद और विधायिकाएं होती हैं। ये करीब 82,000 रेस्पोंडेंट्स के बीच का सर्वे है जो 394 डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल सर्किल ने किया है, जिसमें करीब 62% रेस्पोंडेंट्स मेल थे और 38% वीमेन थी। इनमें 45% टायर 1 से थे, 30% टायर 2 सिटीज से थे और 25% टायर 3-4 डिस्ट्रिक्ट से। तो काफी बड़ा सर्वे है। अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, सैंपल साइज के हिसाब से देखें, पार्टिसिपेशन के हिसाब से देखें तो बड़ा सर्वे। और यह सर्वे एक तरह से ई कॉमर्स में के जो नियम है उनके बारे में कंज्यूमर्स का मूड क्या है, उनका नजरिया क्या है, उनकी ओपिनियन क्या है, उनकी राय क्या है, उसे रिफ्लेक्ट करता है और सरकार के सामने लाता है। अब यह बहस अभी खुली हुई है। इस बहस में ई कॉमर्स कंपनियों ने अपना पक्ष रख दिया है, उपभोक्ताओं की तरफ से सर्वे आ गया है। अब सरकार को ये डिसाइड करना है कि वो ई कॉमर्स को कैसे रेगुलेट करना चाहती है, क्योंकि ये जो नए नियम आए हैं ई कॉमर्स के, जिसमें कई सारे और प्रोविजन हैं, वो भारत में ई कॉमर्स और इस तरीके के कारोबारों के लिए बहुत बड़ा चेंज साबित होंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे, बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आएंगे अगर ये लागू होते हैं। ये इन नियमों का अपडेट है, वस्तु स्थिति है, और इसमें दोनों तरफ से बहसें अभी शुरू हुई हैं। ट्रेडर्स की तरफ से नियमों को ई कॉमर्स कंपनियों पर नियंत्रण और ज्यादा बढ़ाने, और कंज्यूमर्स की तरफ से ई कॉमर्स कंपनियों को और ज्यादा डिस्काउंट देने की छूट देने, चीजें इन दो ध्रुवों के बीच में खड़ी हुई हैं। जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था अंशुमन सर, तो कई टेक्निकल टर्म्स आए जैसे फॉल बैक लायबिलिटी, और शुक्रिया आपने बताया। मैंने कहा शो खत्म करने से पहले कम से कम आपका इस चीज के लिए तो मैं शुक्रिया कर दूं, क्योंकि बड़े टेक्निकल टर्म्स होते हैं, इनको समझना और इनके पीछे निहित क्या चीजें हैं वो जानना बड़ा, हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो अंशुमन जी, ये आज का खर्चा पानी था। शो कैसा लगा दर्शकों से हम जरूर पूछना चाहेंगे। ट्वीट भी करके कमेंट करें और यूट्यूब वगैरह पे भी कमेंट करें। शुक्रिया अंशुमन जी, शुक्रिया, धन्यवाद।